बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 अगस्त पाकिस्तान में बुध की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 270। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले तो इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकातें और उनके पीछे की कहानी आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि कल एक्सप्रेस न्यूज़ पर अचानक ये खबर चलवाई गई कि क्योंकि इमरान खान की बहन ने बाहर आकर इमरान खान साहब का ये पैगाम कि उनके साथ साबिक मिस्री सदर मुर्सी की तरह का सलूक किया जा रहा है, ये मुर्सी का नाम लिया है, इसलिए अब बहनों की मुलाकात नहीं होगी। फिर आमिर इलियास राणा साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने फिर बड़ी कोशिश की, जिसके बाद दोबारा ये मुलाकात खोल दी गई। मतलब इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि जैसे किसी एक बयान के ऊपर आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो छीन लिए जाएंगे या छीने जा सकते हैं। मतलब इस तरीके से दुनिया में कहीं पर कोई बादशाह भी एक्ट नहीं करता जिस तरीके से फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री करते हैं। पता नहीं इनको ये भूला हुआ है कि एक दिन इन्होंने घर जाना है, मतलब कि इस ओहदे से हटना है। आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं वो पक्के हो गए हैं, उन्होंने अब नहीं हटना। जो सरहद यूनिवर्सिटी में हुआ, कर्नल साहब भी जब पिस्तौल लगा कर गए थे तो उनको नहीं पता था कि वहाँ उनकी पिटाई हो जानी है। इसी तरीके से पिछले तमाम डिक्टेटर जो हैं उनको कभी नहीं पता था कि उन्होंने जाना है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का जाना कैसे ठहरा, किसी का कैसे ठहरा, लेकिन हर डिक्टेटर को एक दिन जाना है। और उसके बाद जो ये दूसरों के अहलो याल के साथ कर रहे हैं, कल को जाहिर है इन्होंने, इनके अहलो याल ने इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर रहना है। समझ से बाहर है कि इतनी नफरत के बीच कैसे बो रहे हैं, इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि कल को ये सब कुछ काटना पड़ सकता है। बहरहाल बाद में ये सारी खबरें चलवाने के बाद में नौरीन खान नियाजी साहबा की मुलाकात करवा दी गई। बुशरा बीबी की भी मुलाकात उनकी बेटियों के साथ और भाभी के साथ करवा दी गई। तो ये एक सूरत हाल कल मैं ये कहूँगा कि खुशाइंद है। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने हॉस्पिटल वाला फ्रॉड तो किया, लेकिन मुलाकात कम अज़ कम अभी तक बहाल रखी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डॉक्टर उज़्मा खान साहबा ने तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर रखा है, वो अब 16 सितंबर को ही सुना जाएगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इसी हफ्ते में वो सुना जाए, ये जो हफ्ता चल रहा है, लेकिन अब ये पता चला है कि इस हफ्ते में वो नहीं सुना जाएगा, अगले हफ्ते भी नहीं सुना जाएगा। 16 सितंबर को आपको याद होगा जब इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था, तो अगली तारीख 16 सितंबर की डाली थी। अब दोबारा 18 सितंबर तक का जो रोस्टर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उसमें वो बेंच जो है वो गालिबन 13 तारीख से अवेलेबल है दोबारा, और 16 तारीख को उसमें इमरान खान साहब का मुकदमा सुना जाएगा। ये जो डॉक्टर उज़्मा खान की उसमें तौहीन अदालत की पिटिशन है वो भी अब 16 तारीख को ही सुनी जाएगी। जो हुकूमत ने मोहलत लेने या इस सारे मामले के अंदर ये तौजीह पेश की कि उन्हें पिम्स मुंतकिल किया जाए, शिफा नहीं, वो एप्लीकेशन भी अब 16 तारीख को ही सुनी जाएगी। तो फिलहाल अदालत के महाज पर तो सारी चीज़ें अब, जैसे हमने आपको कहा था कि लग ऐसा ही रहा है कि अब इस फाइल के ऊपर थोड़ी मट्टी पड़ेगी और मामला जो हैं वो थोड़े से पीछे जाएंगे। तो वही सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि अब 16 तारीख को, लेकिन लग ये रहा है जो तज्ज़िये हैं लोगों के कि शायद 16 तारीख को कोई मुस्बत नतीजा आए, लेकिन अब 16 तारीख अभी से बहुत दूर है। इतना पहले उसके बारे में तज्ज़िया करना ज़रा थोड़ा कबल अज़ वक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की ये जो मुलाकातें हो रही थी, इनके ऊपर एक टीवी टॉक शो के अंदर शाहिद खटक, जहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बैठे थे, मंसूर अली खान, वो सबको लौंडा लपाड़ा कहते हैं तो अब प्यार से लोग उनको लौंडा लपाड़ा कहते हैं, वो उसके होस्ट थे। और वहाँ पर और भी एक टाउट साहब बैठे हुए थे और साथ अतर काज़मी साहब बैठे थे। वहाँ पर इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो तमस्खर उड़ाया गया वो क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। इस पर ज़्यादा तज्ज़िया नहीं करूँगा, सिर्फ वहाँ पर जो बातचीत हुई उसे सुन लीजिए और फिर इनकी इखलाकियात और इनके अंदर जो मैं यही कहूँगा कि दूसरे का एहतराम है या दूसरे की सेहत का एहतराम है, उसको देख लीजिए, सुनिए। देखिए कौन सा इलाज रुका है खान साहब का? यही जो देखिए उनकी पहले तो तशखीस होनी है ना कि उनको एक्चुअल है क्या मसला। नहीं, उनकी बहन ने कहा वो बिल्कुल फिट है। नहीं, उन्होंने फिजिकल कहा कि फिजिकल फिट है, ऐसा नहीं कहा कि मेंटली फिट नहीं है। देखिए उनको उनकी जो रिपोर्ट्स
सुन लिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा, सिर्फ रिकॉर्ड पर रखना था कि आइंदा याद रहे कि यहां पर क्या किया गया। आगे चलते हैं। सितंबर के मैच से पहले, जो 27 सितंबर का मैच है, उससे पहले 16 तारीख को बहुत सी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। मोहम्मद मालिक साहब ये तज्जिया कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने बात रखी कि शायद 16 तारीख को कोई मुस्बत खबरें आएँ, वो भी इसी तरीके या इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज एक और बड़ी सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक डेवलप हुई। अली मोहम्मद ख़ान, आपको पता है कि हमारे शोला बयां हैं, हमारे वो एक किस्म के, जैसे वैसे तो फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, वो सिपा सालार हैं फ़ौज के, लेकिन ये हमारे, आप ये कह लीजिए कि जो सिविलियन सिपा सालार हैं वो ये हैं। हाल ही में जब इंडिया के साथ हमारी झड़प हुई थी तो इन्होंने पै दर पै ये ट्वीट ठोके थे कि हमने दिल्ली के लाल किले के ऊपर जाकर अब झंडा लहराना है। और उससे पहले याद है आपको एक बड़ी इन्होंने तगड़ी तकरीर भी पार्लियामेंट के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट गिरी थी तब की थी। तो बड़े शोला बयान है। आपको पता है कि मुजाहिद टाइप आदमी है वो, उनकी शक्ल भी माशाल्लाह ऐसी रहती है जैसे वो, उनको शहादत का बहुत शौक है। और किसी वक्त भी वो किसी मार्के पर, किसी, आपको पता है, किसी गज़वे पर, किसी वो अगले मोर्चों पर चले जाएंगे और वहाँ पर लड़ते लड़ते वतन के लिए, दीन के लिए जामे शहादत नोश कर जाएंगे। तो ऐसा ही परसोना है उनका। लेकिन उन्होंने कल एक अजीब बयान दे दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि इमरान खान जो है वो डील के नतीजे में, उन्होंने कहा कि इमरान खान पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, डील का नाम जो मर्जी, मसलन बेशर्मी का नाम आप जो मर्जी रख दें वो बेशर्मी होती है, बगैरती का नाम आप जो मर्जी रख दें वो बगैरती होती है। ऐसे ही उन्होंने डील का नाम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखा और कहा कि इमरान खान जो है वो एहतजाज से बाहर नहीं आएंगे, 10 लाख लोग भी निकल आएँ तो वो बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान पॉलिटिकल सेटलमेंट की सूरत में नजर आएंगे। दिखने को तो ये इमरान खान के बमसी, वो अर्तुगरुल वाले बमसी लगते हैं, लेकिन जो इनके ख्यालात हैं वो मुझे नहीं पता, वो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह के ख्यालात हैं। अगर ऐसा इनको लगता भी है अंदर से, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इनको ऐसा लगता भी है, तो क्या इन्हें नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहना चाहिए? अगर ये अंदर से इस बात पे कन्विंस भी हैं कि ऐसा ही होना है, तो क्या इनको नेशनल टेलीविजन पर ये बातें जाकर कहनी चाहिए या वहाँ पर दबाव बढ़ाना चाहिए? तो अली मोहम्मद खान साहब का कहना यह है कि डील ही करनी पड़नी है खान साहब को, ये कोई तरीका और नहीं है उनके निकलने का। इन्होंने क्या कहा सुनिए। और तीसरी बात ये कि अब कब आता देख रहे हैं, आपने बात की, मैं पेशेंट गोई वाला तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जल्द इंशाल्लाह, और जब भी होगा कोई लाखों लोगों के मजमे से नहीं होगा, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से होगा। और मैं लफ्ज अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन यूज कर रहा हूं, मैं डील यूज नहीं कर रहा। सुन लिया आपने। तो जब आपके दोस्त, हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, अली मोहम्मद खान हमारे कुलीग हैं, जब आपके दोस्तों के ख्यालात ये हों तो फिर आपने क्या एहतजाज करना, क्या प्रेशर बिल्ड करना? जेल के अंदर खान साहब कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी दे दूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा, लेकिन उनके नाम पर वोटें लेने वाले, उनके नाम पर सारी सियासत करने वाले कहते हैं कि जो कर सकते हो कर लो। इमरान खान जो है वो एहतजाज से रिहा नहीं होगा, भले 10 लाख लोग निकल आएँ, डील ही करनी पड़ेगी। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। अगली खबर, मुजीबुर रहमान शामी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, मतलब कि उनके बड़े करीबी एहतराम के उनके साथ मुरासिम हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब जब बात नहीं सुन रहे थे और वो कहते थे मैंने बाहर से ही इलाज करवाना है, पाकिस्तान से नहीं करवाना, तो मैं इनको भी जेल में साथ लेकर गया था उनसे मुलाकात के लिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनके बड़े एहतराम के करीबी मुरासिम हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने अब एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ना ले जाने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। उनका कहना था कि अदालत के हुक्म पर मिनवान अमल होना चाहिए। मतलब मुजीबुर रहमान शामी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को आपको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। मैं शामी साहब से बसद एहतराम इससे डिसएग्री करूँगा। शामी साहब का जो हुस्न ज़न है नवाज शरीफ साहब के बारे में वो दुरुस्त यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ ये समझते तो एक स्टेटमेंट देनी थी। नवाज शरीफ साहब ना गूंगे हैं, ना किसी ने उनके मुंह पर हाथ रखा हुआ है। उनका तो मतलब उनके तो रिमोट कंट्रोल में से, जैसे हमने कल कहा था कि फील्ड मार्शल साहब का जो रिमोट कंट्रोल है वो तो लोग समझते हैं कि मरियम नवाज साहबा कंट्रोल करती हैं। नवाज शरीफ साहब के तो फील्ड जो रिमोट कंट्रोल उसमें से तो सैली नहीं है, मतलब उन्होंने सैली निकाल के साइड पर रख दी है। लेकिन कम अज़ कम वो ये बयान तो दे सकते हैं, अपनी राय तो बता सकते थे कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, या उनका तर्जुमान कोई कह देता कि ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है।
अब कई दिन गुजर जाने के बाद मुजीबर रहमान शामी साहब का ये कहना, मैं यही कह सकता हूं कि शायद नवाज शरीफ साहब के जो ऊपर कालक गिरी है उसको धोने के लिए उन्होंने इनसे रब्ता करके ये कहा हो कि मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर हकीकत में ऐसा होता तो वो ज़रूर कोई बयान देते और इम्पैक्टफुल काम भी कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब का अगर एक छोटा मोटा उनका कम्युनिकेशन का मेथड मोहसिन नकवी साहब के पास है, तो दूसरी तरफ जो इम्पैक्टफुल किस्म का उनके ऊपर इम्पैक्ट है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहबा का है, उन्हीं के पास उनका रिमोट है। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आप ज़रा कर्नल साहब वाले मामले के ऊपर बात कर लें, जो सारा कुछ सरहद यूनिवर्सिटी में हुआ, क्योंकि बात तो हमने उस पर बहुत कर ली, दोबारा उस पर बात इसलिए करनी पड़ रही है कि अब नई वीडियोज़ इमर्ज हो गई। आपको सभी टाउट्स ये बताते रहे कि कर्नल साहब जो हैं वो उनकी बेगम के साथ वहाँ पर हरासमेंट जारी थी, और वो तो मर्द मजाद थे, मतलब कि गरीदा फारूकी साहबा ने भी यही कहा कि वो पश्तून थे, गैरतमंद पश्तून, और क्या करेगा। रज़ी दादा ने भी कहा कि मैं तो गोली हवा में ना चलाता, मैं तो कुछ और कर देता। तलत हुसैन साहब ने भी कहा कि अगर आपकी बेगम आपको बुलाएगी तो आप पहले वर्दी तब्दील करेंगे या जाकर वहाँ पर उसको हरासमेंट से बचाएंगे। मतलब सब टाउट्स ने, सब मिलिट्री टाउट्स ने ये एक हवा बना दिया या एक माहौल बना दिया कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल स्टूडेंट्स मीन लड़के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जो कर्नल साहब की ज़ौजा हैं या इनकी दोस्त हैं इनको हरास कर रहे थे, और इसलिए कर्नल साहब ने जाकर वहाँ मजबूरन ये काम किया। लेकिन अब जो नई वीडियो सामने आई हैं वो कोई और ही तरतीब बता रही हैं। आपको वो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। एक तो ये जो कर्नल साहब की बेगम या उनकी दोस्त हैं, इन्होंने पहले वहाँ पर बैरियर्स गिराए, बच्चों के साथ बदतमीज़ी की। इनके सामने लड़के नहीं थे, लड़कियाँ थी। इनकी जो भी मुठभीड़ हो रही थी वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ हो रही थी, हो ज़रूर रही थी, लेकिन इनके सामने फीमेल स्टूडेंट्स खड़ी थी, मेल स्टूडेंट्स नहीं थे, और ये फीमेल स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई तक कर रही थी। फिर एक ये और वीडियो देखिए जिसमें पुलिस वालों से डंडा छीन के लोगों को मारने की ये कोशिश कर रही हैं। मतलब जो गुंडागर्दी कर्नल साहब ने आकर की उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा गुंडागर्दी ये उससे पहले वहाँ कर रही थी। तो जिनको विक्टिम बनाकर पेश किया गया वो विक्टिम नहीं, वो असल में वहाँ पर दंगा फसाद वो खुद कर रही थी। उसके साथ ही फिर कर्नल साहब के बारे में भी ये एक माहौल बनाया गया कि उन्होंने पहल नहीं की, उनको पहले मारा पीटा गया। ऐसा नहीं है। वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पहले उन्होंने अपनी स्टिक, जो डंडा इनके पास होता है, जो ये पूरी कौम को आपको पता है कि उस डंडे से हाँकते रहते हैं, उसी डंडे से पहले उन्होंने हमला किया वहाँ पर खड़े स्टूडेंट्स को। पहले हमले पर किसी ने इनको जवाब नहीं दिया। पहली दफ़ा जब उन्होंने डंडा मारा तो किसी ने इनको जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा फिर इन्होंने जब डंडा मारा स्टूडेंट्स को तो तब वो लपके और फिर उन्होंने इनकी पिटाई की। तो जो पूरा माहौल है उससे यही लगता है कि मिलिट्री जर्नल्स ने किसी किस्म का सबक नहीं सीखा, बल्कि टाउट्स को मार्केट में छोड़ा गया जाली झूठा बयानियाँ बनाने के लिए। लेकिन ये जो अभी नई वीडियोज़ आई हैं ये यही तो असल मसला बना टाउट साहब के साथ, क्योंकि इन्होंने माजी में 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, बड़े आराम से वो सारा खाता जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के खाते में डाल दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब इन्हीं का हिस्सा थे। भुट्टो साहब ने मिलकर सब कुछ सारा नुकसान पहुंचाया था, पहले अयूब खान के साथ, उसके बाद याया खान के साथ, और वो जो इलेक्शन हुआ था उसमें असल कार्ड्स तो, असल फैसले तो याया खान कर रहे थे, लेकिन भुट्टो साहब भी आज के अर्दली की तरह अपनी मुकम्मल हमायत याया खान को दे रहे थे। भुट्टो साहब ने भी मामला फहमी नहीं की और पाकिस्तान टूटने में उनका भी हाथ था, लेकिन असल काम जाहिर है अयूब खान और याया खान का था। लेकिन क्योंकि उस वक्त ना कोई वीडियो थी ना कोई ऐसी चीज़ें वीडियो मीन थी, लेकिन इस तरीके से आम लोगों के हाथ में कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो जो इन्होंने पढ़ाया वो लोगों ने पढ़ लिया। अब तो लम्हा लम्हा रिकॉर्ड होता है, हर लम्हे की अपडेट आती है। सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा इंडिपेंडेंट है, आल्दो कि इन्होंने चुप करवाने की कोशिश की, उसके बावजूद लोग ये सबूत जारी करते हैं और इससे सारी अंडरस्टैंडिंग जो इशू की होती है वो तब्दील हो जाती है। तो ये जो कर्नल साहब और उनका सारा मामला था, इसमें अब ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पहले गुंडागर्दी वो जो खातून है कर्नल साहब की बेगम या दोस्त उन्होंने की, फिर आकर कर्नल साहब ने की। लेकिन इस पर एक और शख्सियत जो है वो ज़ेरे अताब आ गई, गौहर खान साहब। उन्होंने एक बयान दे दिया कि जो कुछ वर्दी वाले कर्नल के साथ हुआ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो वर्दी में था, वर्दी की इज्जत होनी चाहिए थी,
उसकी भी फैमिली है। अगर फैमिली की तरह कॉल आ गई तो वो वर्दी में जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये मंतक पेश की और फिर सोशल मीडिया बैरिस्टर गौहर साहब को पड़ गया। सोशल मीडिया ने उन्हें याद करवाया कि हाँ, कर्नल साहब की फैमिली है, उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, वर्दी का एहतराम होना चाहिए और उनकी फैमिली का भी एहतराम होना चाहिए। तो क्या गौहर साहब पीटीआई के लोगों की फैमिली नहीं थी? क्या इन जनरल्स ने और इनके हुक्म पर नीचे वाले अफसरान, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स और इनके एहलकारों ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों का एहतराम किया? क्या इन्हें तब नहीं याद था कि फैमिलीज़ का एहतराम करते हैं? तो शदीद जो है वो दबाव में, या आप ये कहिए कि शदीद तनकीद में गौहर खान साहब इसमें नज़र आए। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं थोड़ा सा इंसाफियंस और पाकिस्तानी अवाम को ये कहूँगा कि इस टाइम मामला बहुत डेलिकेट चल रहा है। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें कुछ लोगों को स्पेस शायद हमें दे देनी चाहिए। मसलन गौहर साहब का ये बयान मुझे भी पसंद नहीं है, ज़ाहिर अच्छा बयान नहीं है, उन्होंने बाकी किसी की फैमिली का तो एहतराम नहीं किया। लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि गौहर खान को उनसे नेगोशिएशन भी करनी पड़ती है और गौहर खान साहब उनसे इंटरेक्शन में भी रहते हैं, इसलिए जब आप और मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और चौधरी साहब की मुनासिब सर्विस कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर अगर गौहर खान साहब जैसा कोई, आप दरमियान में कहिए कि कोई नरम आदमी जो है वो नरम बयान भी देता है, तो उसको इग्नोर कर दिया कीजिए, उन पर तोपें ना बरसाया कीजिए, तोपें ज़रा दूसरी तरफ रखें जो गलती कर रहे हैं। तो गौहर खान साहब का इस वक्त जो रोल है दरमियान में, उस रोल को समझते हुए अगर वो कभी ऐसा हल्का फुल्का बयान दें तो मेरा मशवरा ये है कि उनके इतने लत्ते नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो उनकी नरमी है उसको आप सोशल मीडिया पर आकर गर्मी में तब्दील कर दें। मतलब वही हक जो है वो आप अदा करें। जैसे आप देखिए गौहर खान साहब ने जो कहा, हमने उनकी खबर देने से पहले व्लॉग में मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी के साथ चीज़ें रखी कि वहाँ पर कर्नल साहब ने बदमाशी की या बच्चों ने की। हमने मुकम्मल तौर पर सबके सामने हकीकत रख दी कि पहले कर्नल साहब से रिलेटेड जो खातून है उन्होंने बदमाशी की, फिर कर्नल साहब ने आके बदमाशी की। स्टूडेंट्स की बदमाशी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब 25 के करीब स्टूडेंट्स को उठा लिया गया है और उन पर तशद्दुद वगैरह किया जा रहा है। तो गौहर खान साहब के मामले पर मैं ये कहूँगा कि ब्रॉडर जो स्पेक्ट्रम है उस पर चीज़ें सोचिए और ज़रा मामलात को मामला फहमी से देखिए। आगे बढ़ते हैं। आज 25 अगस्त, ये कल की खबर है, लेकिन ये बयान दिया जा रहा है सलीम आफरीदी की तरफ से। वो कहते हैं आज 25 अगस्त 2026 को सेंट्रल कुरम के चमकनी का जो इलाका है उसमें दोबारा से बमबारी हुई है, ड्रोन हमला हुआ है और उस वजह से वहाँ पर अमीन खान और आशिक खान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि इसहाक खान नामी शख्स ज़ख्मी हो गया है। इस हमले में दर्जनों बेजुबान भेड़ बकरियां जो हैं उन पर भी बम फेंके गए और वो भी मारी गईं। अब वो कहते हैं कि एक लम्हे में ख़ानदान की खुशियां छिन गईं, घरों में मातम बिछ गया, कई जिंदगियां दर्दनाक यादों में बदल गई। ये सलीम अफरीदी बताना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लगातार ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और बमबारी भी हो रही है। अब इस पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा कि 2025 के अगस्त को, जी हां बिल्कुल एक साल पहले, आज से बिल्कुल एक साल पहले इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया था आपके सामने पढ़ के रखता हूं। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानब से अपने ही शहरियों पर होने वाली मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था, हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां पर हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं, वहाँ के मसाइल मुकामी नुमाइंदों की मदद से बातचीत से हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है और ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? ये अगस्त 2025 में इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुहेल अफरीदी और उनकी हुकूमत, ना उन्होंने ड्रोन्स के बारे में कोई कानून साजी की, ना उन्होंने फौजी ऑपरेशंस के बारे में कोई नई कानून साजी की सूबे में, ना इस पर कोई लार्जर कंसेंसस, कोई जिरगा विरगा बुला के कोई एहतजाज, कोई प्रेशर बिल्ड किया मरकजी हुकूमत पर और स्पेशली GHQ पर और मिलिट्री जनरल्स के ऊपर, और ना ही कभी उन्होंने किसी FIR के अहकाम दिए।
बल्कि पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तमस्कर उड़ाया और कहा कि एक बंदा ड्रोन के ऊपर एफआईआर करवाने आया था, उसको 3 से 4 दिन गायब कर दिया गया और फिर उसने कानों को हाथ लगाया कि मैं दोबारा ड्रोन्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने नहीं आऊंगा। तो ये एक मेजर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है इमरान खान की पॉलिसी से। पहले इससे अली मोहम्मद खान साहब का डिस्कनेक्ट आपको नजर आया, यहां पर अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी मेजर डिस्कनेक्ट यहां नजर आ रहा है। इस मामले को हम बार बार याद करवा रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा पार्टी के एक सीनियर फोरम पर यह गिला किया कि जब उनकी हुकूमत थी ड्रोन हमले होते थे तो रोज तनकीद की जाती थी। सुहेल खान अफरीदी की जब से हुकूमत आई है ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई के वो लोग जो अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते थे अब वो नहीं बोलते। ये बात दुरुस्त है उनकी किसी हद तक कि बहुत सारे लोग उन पर शायद तनकीद करते थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के आने पर वो उनके बारे में ये बात नहीं करते। कम अज कम वो ये बात हमारे बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तब भी इस चीज पर उनको भी याद करवाता था, अमल वो भी नहीं करते थे। उनको भी आज याद आ रहे हैं इमरान खान के फरमान, उस वक्त अमल वो भी नहीं करते थे और आज सुहेल अफरीदी भी अमल नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। कल दोबारा से रेंजर्स ने कराची में एक नौजवान को मारा था, गोली मारी थी। सरफराज शाह उसका नाम था। खून बहता रहा, हॉस्पिटल ना ले जाने दिया, नौजवान की वहीं पर वफात हो गई और उनमें से किसी भी रेंजर्स वाले को फांसी नहीं दी गई। और उसने, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उसने किसकी माँ को या किसकी बहन को या किस औरत को छेड़ा था, क्योंकि ये जो सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो पॉइंट ऑफ व्यू ये बनाया जा रहा है कि औरत के साथ बदतमीजी की, इसलिए कर्नल साहब ने जाके गोली मार दी। ये जो सरफराज शाह था इसने तो किसी औरत से बदतमीजी नहीं की थी, उसको पहले गोली मारी गई और फिर हॉस्पिटल भी ना लेकर जाने दिया गया। और उसके बाद हमें बताया जाता है इदारे के अंदर बहुत मजबूत सिस्टम है सजा देने का, किसी को नहीं पता कि उन रेंजर्स वालों में से किसी को फांसी दी गई या नहीं, मतलब कि किसी को नहीं दी गई। तो अभी भी सूरत हाल ऐसी ही लगती है कि कर्नल साहब को बचाने का भरपूर जो समा है वो किया जा रहा है। आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत ही खतरनाक केस सामने आया है। जिस तरीके से अली मीर का केस कराची के अंदर था, हम उसे कवर नहीं कर सके, उसकी वजह है कि इतनी सारी पॉलिटिकल और दूसरी खबरें होती थी कि अनफॉर्चुनेटली वो केस हमारी कवरेज से रह गया। वहां पर भी वो भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और पुलिस उसको ये साबित करती रही कि उसने अपनी जिंदगी खुद ली है। माँ बाप कब्र कुशाई के लिए बोर्ड बनवाते रहे और पुलिस ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के वापस बोर्ड बनाती रही। मतलब कि उस पूरे ख़ानदान का एक तो इतना बड़ा गम कि एक बेटा गया और ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि गालिबन शायद शर्जील इनाम मेमन साहब के बेटे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनका किसी ना किसी तरह का उसमें मुलव्वस होने का कोई, आप ये कह लीजिए कि खदशा है लोगों को, और इस वजह से पुलिस जो है उनको बचाने के लिए उस केस के अंदर डंडी मार रही थी। अब एक और केस हुआ है रावलपिंडी में, ये 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें से हमारे सामने कुछ आप ये कहिए मुसद्दका किस्म की खबर आ जाए। तो वहाँ पर खबर ये है कि हिना जावेद नामी एक खातून थी जिनको उनके ससुर जो कि साबिक फौजी अफसर हैं उन्होंने और उनके मियाँ जो कि एक प्रोफेसर हैं, दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। उनकी जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की वो बहुत ही खतरनाक थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दिल के इर्द गिर्द खून जमा हुआ था, मतलब बहुत ही बदतरीन तशद्दुद के साथ। कूल्हे की हड्डी भी टूटी हुई थी उनकी लाश की, मतलब कि बदतरीन तशद्दुद के बाद उनको कत्ल किया गया। ये पहला मौका नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का या ऐसी कत्लो गारत का ख़वातीन के ऊपर बहुत और बच्चों के ऊपर। हम एक सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम बात करेंगे कि आजकल बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती है और जिनसी ज़्यादती कर देने के बाद उन्हें कत्ल करना है, इसके मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके सामने एक मरबूत सेगमेंट रखें पूरा मुकम्मल कि आपको बताएं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है क्या। इसी तरह से ख़वातीन के लिए भी किसी सूरत सेफ्टी जो है वो महसूस नहीं करती और आए दिन ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। अभी चंद दिन पहले ही पता चला कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े के माँ बाप ने बच्ची को रावलपिंडी से सुलह करके लाहौर वापस बुलाया और वहाँ बुलाकर कत्ल कर दिया। अब आपको उस खबर की इतनी तरवीज नज़र नहीं आई होगी क्योंकि वो खबर ज़रा आप ये कहिए कि मेन स्ट्रीम से दूर रही। जो फैमिली थी और जो सोशल क्लास थी वो ज़रा लोअर मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास आप कह लें, वहाँ से थे, इसलिए उस खबर को
उतनी ज़्यादा कवरेज अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। लेकिन हर रोज़ जब हमारे पास खबरें आती हैं तो ख़वातीन के ऊपर किसी न किसी जुल्म की कोई ना कोई दास्तान जो है वो मौजूद होती है। आगे चलते हैं। रावलपिंडी, अब इस केस में ये जो हिना जावेद साहबा का केस है, इसमें इनके जो ससुर हैं वो साबिक फ़ौजी अफसर हैं। जो हिना जावेद साहबा हैं उन्होंने उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा नामजद किया है ससुर को कि इन्होंने हमारी बेटी का कत्ल किया है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही सिर्फ इसलिए कि वो साबिक फ़ौजी अफसर हैं। कहते हैं पहले हमें सबूत मिलेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। दूसरे जो मुजरिम होते हैं या मुलजिम होते हैं उनके सिलसिले में पुलिस इस तरह के मामलात नहीं करती। तो यहाँ पर भी जो फ़ौजी अफसर हैं उनको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कवानीन के अंदर कि उनको खुसूसी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। फिर रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर GHQ के बाहर जो कहा गया था, PTI का एक कारकुन आया, उसने GHQ पर हमला कर दिया, याद होगा आपको। मोहम्मद हुसैन जो कि एक स्पेशल नौजवान था और वो ज़हनी सेहत की दवाइयाँ भी ले रहा था, हमने मेडिकल रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी। वो मोहम्मद हुसैन जो है आखिरकार उनकी मैयत जो है, याद कीजिए कितने दिन गुजर गए, पता नहीं उनकी मैयत के साथ इतने दिन क्या करते रहे। कल जाकर उनकी मैयत जो है उनके घर वालों के हवाले की और उन्होंने उस मैयत को दफनाया। वो बेचारा मरीज़ था और उसको मार दिया गया और पहले माहौल बनाया गया कि उसके पास से PTI का झंडा भी मिला। सोचिए कितने मकरू लोग हैं, एक मासूम की ज़िंदगी ली पहले और फिर उसे इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सोचा। वो तो शुक्र है कि अब सोशल मीडिया है, हमने आपने सब ने वो तस्वीर सामने रखी सबसे पहली जब उनकी लाश फुटपाथ पर पड़ी थी और ना करीब PTI का झंडा था, कुछ भी नहीं था। बाद में झंडा भी डाल दिया गया और सब कुछ डाल दिया गया। फिर जब आगे से मुंह पे पड़ी आवाम की तरफ से और आवाम ने बताया कि ये सब झूठ है जो आप कर रहे हैं, तो फिर खामोशी से उनकी लाश को दबा लिया और अब जाकर वो लाश जो है वो जारी की। इस सारे अरसे के दौरान बिल्कुल नहीं बताया कि वो जो सारी झूठी कहानी बनाई थी उसका अंजाम क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। रियाजुल हक बड़ी उम्दा खबर के ऊपर उन्होंने एक दिलचस्प, मैं ये कहूँगा, पहलू है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। वो कहते हैं कि ये जो मिलिट्री जर्नल्स हैं ये अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भेजते हैं CSS के इम्तहान को पास किए बगैर। वो कहते हैं कि कभी अपने आप से ये सवाल पूछिए कि CSS करके तो लोग रेलवे में भी जाते हैं, CSS करके लोग पाकिस्तान पोस्ट में भी जाते हैं, CSS करके लोग और भी बहुत सारे महकमे हैं उनमें जाते हैं। तो ये हमेशा पुलिस, फॉरेन सर्विस और ये जो DMG है जहाँ से डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मोस्ट जो ताकतवर लुक्रेटिव जगह हैं तीनों, ये वहाँ पर ही अपने बंदों को क्यों भेजते हैं? क्या इनको रेलवे ठीक नहीं करना हमारे फौजी जर्नल्स को? अपने लोगों को वहां ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं दाखिल करते बैकडोर से? बड़ा उम्दा पॉइंट है और ये दुरुस्त पॉइंट है, इसके ऊपर वाकई तवज्जो देनी चाहिए कि क्या रेलवे पाकिस्तान की नहीं है? वहां फौजी जवानों ने जाकर कोई खिदमत नहीं करनी? ये आपने अपने लोगों को पुलिस में ही डालना है ताकि वो अवाम को डंडा दें, या DC बनाना है ताकि वहां से डंडा दें, या फॉरेन ऑफिस में लेके जाना है ताकि आप फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर सकें और वो आपके लिए जासूसी करते रहें अपने ही फॉरेन ऑफिस की। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि मुल्क की खिदमत भी बहुत ही सिलेक्टिव है। मतलब वहां मुल्क की खिदमत है जहां पर ताकत मौजूद है और पैसा मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। चनार शुगर मिल का जो मामला है वो भी खराब हो गया, क्योंकि जो केन मैनेजर है, केन कमिश्नर हैं पंजाब के, उनकी तस्वीर जो हमने आपके सामने बहुत दिन पहले ही खबर रखी थी, अब चनार शुगर मिल वालों ने उनकी तस्वीर जो है वो जुनेद सफदर के साथ जारी कर दी है। मतलब मामला ख़राब होता जा रहा है। जुनेद सफदर साहब की अब तस्वीर जो है वो उनके साथ आ गई हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।